गाइस, तो इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक है एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर क्या होता है ये याद रखना आप। कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाला जनरेटर होता है, उसको एसी जनरेटर कहते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन समझ लो। सबसे पहले इसमें आपको एक कॉइल मिलेगा, ठीक है, जो कि रोटेट कर सकता है। ठीक है, ये कॉइल जो होता है वो स्लिप रिंग्स से जुड़ा होता है। ठीक है, इनको कहते हैं स्लिप रिंग्स। होता क्या है, ये कॉइल रोटेट करेगा तो ये जो आपका वायर है ये इस रिंग से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो हमेशा सर्किट क्लोज रहेगा। ठीक है, इवन इफ दिस होल कॉइल इज रोटेटिंग। ठीक है, और ये फिर आपकी पावर लाइन होती है, जनरेटर आगे पावर सप्लाई करता है। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो कॉइल है ये आपका मैग्नेट के नॉर्थ और मैग्नेट के साउथ पोल के बीच में रखा होगा। ठीक है, तो हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और क्योंकि ये कॉइल जो है वो रोटेट करेगा तो एरिया का जो वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के साथ हमेशा वेरी करता रहेगा, है ना। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया का वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो बदलता रहेगा, हमारा जो फ्लक्स है वो क्या होता है, हमारा जो फ्लक्स है वो होता है बी ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। ठीक है, क्योंकि ये रोटेट करता रहेगा इसलिए ये हमारा थीटा जो है चेंज होता रहेगा। क्योंकि थीटा चेंज होता रहेगा इसलिए हमारा फ्लक्स जो है वो चेंज होता रहेगा। अब क्योंकि फ्लक्स चेंज होता रहेगा एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी सर्किट में, है ना, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और क्योंकि एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी सर्किट में, एक करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, अब एक करंट फ्लो करने लगेगा और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही था, स्लिप रिंग्स के थ्रू वो करंट पावर लाइन में चला जाएगा और हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो ये जो हमारा कॉइल है उसको रोटेट करने के लिए जो मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो पॉइंट ये होता है कि ये जो रोटेट करने के लिए जो एनर्जी होती है ना वो हमें कहीं से लानी पड़ती है। तो आप जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स यूज़ करते हैं, जो डैम्स बनाते हैं जहाँ पे बहुत ऊंचाई से पानी गिर रहा होता है, वहाँ यही हो रहा होता है कि वो पानी की जो वेलोसिटी होती है उसकी वजह से टकराता है कॉइल के जनरेटर पे और फिर ये रोटेट करता है। ठीक है, वैसे ही कोल पावर्ड जनरेटर होते हैं जिसमें कोल को हीट करते हैं, स्टीम बनती है, स्टीम की वजह से ये कॉइल रोटेट करेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम इस कॉइल को रोटेट कर पाए और वही रोटेशनल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है हमारी, वो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये फंडा समझ गए? तो देखो, कुछ नहीं करना है, उसके बाद बड़ा आसान सा है। अगर आपने एक बार अपने फ्लक्स की इक्वेशन लिख दी बी ए कॉस थीटा, ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये थीटा की वैल्यू पता करनी है। हाँ, अब आप ये मानो कि अगर हमारा जो कॉइल था, ठीक है, देखो, अगर हमारा जो कॉइल था वो एक ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हो कि जो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया है वो थीटा ओमेगा टी होगा। ठीक है, यहाँ टी क्या है, टी इज़ द टाइम। ठीक है, मान लो एट टी इक्वल टू ज़ीरो आपका थीटा था 0। ठीक है, अब अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये कॉइल रोटेट करने लगेगा तो थीटा कितना बनता जाएगा, विद एवरी पासिंग सेकेंड ओमेगा टी होता जाएगा।
ठीक है, तो यही आपको करना है कि आपका जो थीटा है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, वो हो जाएगा आपका ओमेगा टी। ठीक है, तो आप यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी सब्सटीट्यूट कर देना। ठीक है, अब देखो आपका ईएमएफ कितना होता है, वो होता है माइनस डी फाई बाय डी टी। ठीक है, तो आप पूरे इस टर्म को डिफरेंशिएट करके नेगेटिव साइन लगा देना, माइनस डी बी ए कॉस ओमेगा टी बाय डी टी। ठीक है, अब क्या करना, देखो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है आपका जो कॉइल है वो एक नॉर्थ के बीच में रखा है, एक साउथ के बीच में रखा है आपका कॉइल। ठीक है, तो ये नॉर्थ और साउथ तो बदल नहीं रहे, ये मैग्नेट तो सेम रह रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। ठीक है, और आपका जो कॉइल का एरिया है वो भी कांस्टेंट है ना, तो आपको बी और ए दोनों बाहर लेके जाने हैं। ठीक है, माइनस बी ए डी कॉस ओमेगा टी बाय डी टी। ठीक है, अब देखो हमने तो बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया था जहां हमने एक ही कॉइल माना था। जनरली क्या होता है, बहुत सारे कॉइल्स होते हैं, एन कॉइल्स होते हैं। जब एन कॉइल्स हो तो कुछ नहीं करना है, आपको एन लगा देना है। ठीक है, माइनस एन। ठीक है, यहाँ पे भी एन लग जाएगा, यहाँ पे भी एन लग जाएगा, यहाँ पे भी एन लग जाएगा, वो आपका ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस एन बी ए, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ कॉइल्स इन द सर्किट। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज डी कॉस ओमेगा टी बाय डी टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको, माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपकी ईएमएफ की वैल्यू आई, माइनस हट जाएगा क्योंकि डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी आएगा। ठीक है, तो ये आपकी ईएमएफ की वैल्यू आ गई, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो वंस आपकी ये ईएमएफ की वैल्यू आ गई तो आप ये देख सकते हो ना कि ये देखो, अगर आपका ईएमएफ जो है वो टाइम के साथ एक साइन का फंक्शन है। देखो ये पार्ट तो कांस्टेंट हो गया, आपको ओमेगा की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू पता है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, फर्क बस इतना है कि साइन ओमेगा टी है ईएमएफ जिस फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है, तो ईएमएफ क्या होगा, वो ऐसा कुछ तो फंक्शन बन जाएगा, साइन फंक्शन बन जाएगा टी का, है ना। तो कुछ टाइम तक ईएमएफ जो होगी वो पॉजिटिव रहेगी, कुछ टाइम तक ईएमएफ जो है वो नेगेटिव रहेगी, कुछ टाइम तक ईएमएफ जो है पॉजिटिव रहेगी, फिर नेगेटिव रहेगी, फिर पॉजिटिव रहेगी। ऐसे करके ईएमएफ का जो साइन है वो बदलता रहेगा। इसीलिए इसको एसी जनरेटर कहते हैं। एसी में ए क्या है, ऑल्टरनेटिंग, और सी क्या है, करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहते हैं क्योंकि ईएमएफ हमेशा साइन बदल देती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, इसलिए जो हमारा करंट होता है वो भी अपना साइन बदल लेता है। ठीक है, और आपका जो डायग्राम था उसमें स्लिप रिंग्स क्या करती हैं, यही करती हैं। ये देखो, ये आपकी स्लिप रिंग थी, ये आपकी स्लिप रिंग थी। ठीक है, क्या करेगा ना, जब ये कॉइल घूम रहा होगा तो ये जब भी घूमेगा हमेशा कांटेक्ट में रहेगी, ये घूमेगा तो जब भी घूमेगा तो हमेशा कांटेक्ट में रहेगी, इसलिए जो करंट है वो हमेशा सर्किट से पास करता रहेगा। ठीक है, और ऑल्टरनेट करता रहेगा, कभी इधर से पॉजिटिव जा रहा है, कभी इधर से नेगेटिव जा रहा है, कभी इधर से पॉजिटिव जा रहा है, कभी इधर से नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना। वापस आते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ, EMF इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपके EMF की वैल्यू थी, इसको आप E0 लिख दो। ठीक है, ये है आपकी EMF की मैक्सिमम वैल्यू जो पीक पे मिलेगी आपको, चाहे पॉजिटिव पीक पे मिले या नेगेटिव पीक पे मिले, वो आपको EMF की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। कब मिलेगी, जब ये ओमेगा टी या तो 90 डिग्रीज हो जाए या 270 डिग्रीज हो जाए, है ना। जब 90 डिग्रीज होगा तो आपको मिलेगी +1 की वैल्यू, जब 270 डिग्रीज होगा
तो आपको मिलेगी -1 की वैल्यू। इन आइदर केस या तो E0 प्लस E0 होगा जब 90 डिग्रीज हो, या फिर E0 माइनस E0 होगा जब 270 डिग्रीज हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपकी EMF की वैल्यू जो है वो दो पीक्स के बीच में वेरी करती है, प्लस E0 और माइनस E0, जिसकी वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, एक और बात, अगर आपको ओमेगा ना दिया हो, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो आप क्या करोगे दोस्तों? आपने रोटेशन पढ़ा होगा पिछले साल, तो सिंपल फॉर्मूला होता है 2 पाई म्यू इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, वैसे ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है म्यू क्या होता है? म्यू होता है 1 टाइम पीरियड। ठीक है ना, तो आप यूँ भी लिख सकते हो 2 पाई म्यू इज इक्वल टू 2 पाई टी इज इक्वल टू ओमेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको म्यू पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, ठीक है ना, कि आपका जो कॉइल है वो 1 मिनट में 25 बार रोटेट कर रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई उसकी। ठीक है, या आपको टाइम पीरियड पता है कि आपका कॉइल एक रोटेशन करने के लिए 5 मिनट लगाता है, वो उसका टाइम पीरियड हो गया 5 मिनट। या आपको ओमेगा पता है, एंगुलर स्पीड ही पता है डायरेक्टली कि आपका जो कॉइल है वो 5 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, इन तीनों केसेस में आप अपने EMF की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पता हो, टाइम पीरियड पता हो या ओमेगा पता हो, तीनों केसेस में आप अपनी EMF की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है।